नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं साहब सिंह सर आप सभी का स्वागत करता हूं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपकी क्लास 10th की जो इंग्लिश की बुक है फर्स्ट लाइन, इसका टॉप पोइम है फायर एंड आइस। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये जो फायर एंड आइस जो पोइम है, इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, इसके जितने भी सारे पोएटिक डिवाइसेस, इसका थीम, इसकी समरी, इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर ही दी है। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने आज पहली बार ज्वाइन किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप क्विकली जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और जो मेरी पुरानी जो वीडियोस हैं उनको जरूर देख लेना। इस पोइम की जो पुरानी वीडियो है उसको जरूर आप सुन लेना। और आज ये जो वीडियो है, इसमें मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं और आने वाले जो बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं, आएंगे, आने के पूरे चांसेस है, वो सारे क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप ध्यान से सुनना, एंड तक बने रहना, और लास्ट में मैं एक बहुत बड़ा जो रहस्य है इस पोइम का, वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पोइम का वो है, हाउ कैन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइम फायर एंड आइस बी रेड एज एन एक्सटेंडेड मेटाफोर। ध्यान दें, आजकल जो पोएटिक डिवाइसेस है उनको प्रैक्टिकल यूज में लेकर के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप ध्यान दें कि ये मेटाफोर के बारे में, पोएटिक डिवाइस के बारे में यूज बता रहा है। मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जहां पर दो चीजों के बारे में कंपैरिजन किया जाता है, बगैर लाइक और एज के डायरेक्ट उस वर्ड को यूज किया जाता है। तो इस पॉइंट के अंदर फायर और आइस दो सिंबल्स हैं जिनको डायरेक्ट यूज किया गया है। फायर डिजायर के लिए यूज किया गया है और आइस हेट्रेड के लिए यूज किया है ना? तो ये हमें पता होना चाहिए। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में पहले ही सारे पोएटिक डिवाइस बता रखे हैं। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, किस तरह से ये जो फायर आइस है, फायर एंड आइस पॉइंट, इसमें मेटाफोर किस तरह से यूज हुआ है, ये बताना है। अब आप ध्यान दें, मैंने इस आंसर को देखिए 3 पैराग्राफ में लिखा है। फर्स्ट में तो इसका एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर लिखता हूं। फ्रॉस्ट जो पोइम है फायर एंड आइस इज सर्टेनली एन एक्सटेंडेड मेटाफोर। बिल्कुल सही बात है कि इसमें मेटाफोर का यूज किया ही गया है। द मेटाफोर फायर एंड आइस इज यूज्ड वेरी इफेक्टिवली। वो ये मेटाफोर इसमें जो यूज किया ना, बहुत सही तरीके से इफेक्टिवली यूज किया गया है टू सॉलिडली कन्वे क्लियर मैसेज टू द रीडर्स, जिसकी वजह से रीडर को, इस पोइम के पढ़ने वालों को बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनका मकसद क्या है, क्या पर्पज है इस पोइम का। द पोइम एक्ट्स लाइक ए मॉरल मिरर फॉर रीडर्स टू एक्सेस देयर ओन स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड। वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं, रीडर्स को बताना चाहते हैं कि भाई आप क्या कर क्या रहे हो, आपका मोरल क्या है, इस वर्ल्ड के लिए जो मोरल आपका है वो सही है या गलत, आप किस जगह खड़े हुए हो, कहां स्टैंड करते हो आप इस वर्ल्ड में। ये हो गया। अब आप देखिए इसका एग्जैक्ट, पहले तो हमने हाँ किया है कि यस मेटाफोरिकली ये इसमें मेटाफोर बहुत अच्छी तरह से यूज हुआ है। अब कैसे यूज हुआ है वो अब इसमें पैराग्राफ में बता रहे हैं। फायर मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट्स एंड रेफर्स टू वायलेंट ह्यूमन डिजायर। फायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिजायर को। तो फायर जो सिंबल यूज किया है पोइट ने, वो डिजायर के लिए किया है, रिजल्टिंग इन एंगर। और जब डिजायर किसी के अंदर, इंसान के अंदर बहुत ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर वो हर उसको अचीव करने के लिए, अपने डिजायर को अचीव करने के लिए कुछ भी करता है। कई बार स्टेज ऐसी पहुंच जाती है, उसको बहुत गुस्से में हो जाता है कि हर हाल में मुझे ये डिजायर मुझे पूरी करनी है। क्रूएल्टी पर भी उतर आता है, वो निर्दयी भी हो जाता है, ब्रुटलिटी पर भी आ जाता है। इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है इंसान की। वाइल द टर्म, जबकि जो आइस है, रेफर्स टू कोल्ड ह्यूमन फीलिंग्स सच एज हैट्रेड। आइस जो सिंबल यूज किया है वो इंसान की हैट्रेड के लिए यूज किया, नफरत। जब इंसान की इमोशन खत्म हो जाती है ना दूसरों के लिए, और वो बिल्कुल कोल्ड फीलिंग उनके अंदर हो जाती है, कोई सेंस ही नहीं, इमोशन ही नहीं है, दूसरे को दुख है या सुख है कोई परवाह ही नहीं रहती। तो उस स्टेज को हमने बोला है यहां पर आइस, आइस से डिनोट किया है। आइस जो एग्जैक्टली जो रेफर कर रहा है वो हेट्रेड, जेलसी, इंडिफरेंस के लिए कर रहा है, दैट माइट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड,
जिसकी वजह से दुनिया का अंत हो सकता है। लास्ट में कंक्लूडिंग लाइंस हम लिख रहे हैं, पोइट हैज यूज्ड बोथ फायर एंड आइस एज ग्रेट मेटाफोर्स। जो पॉइंट है उसने दोनों ही सिंबल्स को बहुत अच्छी तरीके से मेटाफोर की तरह यूज किया है टू इंप्लाई दैट बोथ ऑफ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, दोनों ही ये सिंबल, दोनों ही वो फोर्स हैं, फायर और आइस, दोनों ही बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फोर्स हैं, यानी दुनिया को नष्ट करने के लिए सफिशियंट है। These metaphors convey that violent and cruel ह्यूमन इमोशंस आर ए थ्रेट टू द वर्ल्ड। दुनिया को वो मैसेज देना चाहते हैं कि भैया अगर ह्यूमंस ने ध्यान नहीं दिया, सोचा नहीं इसके ऊपर, यानी फायर यानी डिजायर, इंसान की बढ़ती हुई डिजायर पे कंट्रोल नहीं किया, और इंसान के बीच में जो इमोशंस खत्म हो रही है, जो नफरत बढ़ रही है, इसको अगर इंसान ने कंट्रोल नहीं किया, तो ये दोनों ऐसे कारण हैं जो पूरी दुनिया यानी वर्ल्ड को एंड कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमको ये आंसर हमने लिखा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू फायर एंड आइस सिंबलाइज इन द पोएम। वही क्वेश्चन सेम, इसको इस तरह से यूज किया जा सकता है। तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसी को एक बार बता देता हूं। फायर सिंबलाइजेज डिजायर, ग्रीड, पैशन, व्हाइल आइस सिंबलाइजेज हैट्रेड, कोल्डनेस, इंडिफरेंस। यानी फायर जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिजायर को करता है, लालच को करता है, पैशन को करता है, और जो आइस है वो हैट्रेड को करता है, कोल्डनेस को करता है, और इंडिफरेंस को करता है। यानी इंडिफरेंस का मतलब होता है अगर हम किसी की बिल्कुल ही परवाह नहीं करते, उसको बोलते हैं इंडिफरेंस। द पॉइंट बिलीव दैट बोथ इमोशंस आर पावरफुल एनफ फॉर डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी। पॉइंट बोलता है कि ये दोनों ही जो कारण है इंसानियत को, वर्ल्ड को खत्म करने के लिए काफी हैं। एक्सेसिव डिजायर कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, डिस्ट्रक्शन। जरूरत से ज्यादा डिजायर जब बढ़ जाती है तो वो डिस्ट्रक्शन तक पहुंच जाती है, बल्कि और जबकि हैट्रेड कैन ब्रेक रिलेशनशिप, और नफरत जब बढ़ जाती है तो हमारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं और क्रिएट सफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया। इस पोइम का सेंट्रल आइडिया या फिर इस पोइम का मैसेज क्या है, इस फायर एंड आइस के थ्रू वो क्या मैसेज देना चाहता है। देखिए वर्डिंग्स अलग अलग है क्वेश्चंस की, लेकिन आंसर हमारा ऑन द होल वही रहता है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को, आंसर को हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से उसकी वर्डिंग हमको लिटिल बिट चेंज करनी पड़ती है, बाकी कोर जो आंसर होता है वो वही रहता है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट, तो हमने देखिए क्वेश्चन के हिसाब से आंसर की स्टार्ट करिए। The central idea of the poem is that negative human emotions can highly destructive। इंसान की जो इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस होती है वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। थ्रू द सिंबल्स फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सजेस्ट दैट डिजायर एंड हैट्रेड, फायर डिजायर को फायर रिप्रेजेंट कर रही है, हैट्रेड को आइस, ये दोनों ही आर इक्वली डेंजरस, दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। While desire can lead to people to act selfishly, डिजायर इंसान को इस हद पर पहुंचा देता है कि बहुत स्वार्थी होकर के वो काम करता है और दूसरों का बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। और हैट्रेड कैन मेक देम क्रूअल, और हैट्रेड जो होती है जिससे नफरत कहते हैं हम, और वो इंसान को क्रूअल बना देती है, इनसेंसिटिव बना देती है, दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं रहती। पोइम टीचेज अस टू कंट्रोल दीज इमोशंस। पोइम हमको ये बताती है, मैसेज है इस पोइम का, जो क्वेश्चन ने पूछा है तो ये मैसेज है इस पोइम का, दीज इमोशंस मेंटेन बैलेंस इन लाइफ टू अवॉइड पर्सनल सोशल डिस्ट्रक्शन। कि हमको ये जो दोनों ही स्टेजेज हैं, इन दोनों पे वर्क करना पड़ता है, इंसान को सोचना चाहिए और दोनों ही तरह की इमोशंस को रोकना होगा। इस एक्सटेंसिव डिजायर यानी बहुत ज्यादा जरूरत से एक्सेसिव डिजायर से भी इंसान को सीखना चाहिए कि कंट्रोल करना है, और एक्सेसिव हैट्रेड से भी इंसान को अवेयर रहना है, ताकि इस दुनिया को बचाया जा सके, ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर एंड आइस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1920, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ वर्ल्ड वॉर 1 माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द थीम ऑफ द पोएम। ये जो पोइम है वो 1920 में लिखी गई थी डियर स्टूडेंट। इस तरह से ये क्वेश्चन आया है कई बार और फिर दोबारा से रिपीट हो सकता है। इस क्वेश्चन को ध्यान दें आप। ये एक तरह से हिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो पोइम लिखी गई थी ना 1920 में लिखी गई थी, और वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 18।
तो उस बेस पर है। देखो क्वेश्चन को कैसे सजाते हैं हम। इन्होंने पूछा है कि ये जो 1914 से 18 में जो वर्ल्ड वार हुआ था, क्या वर्ल्ड वॉर से सीख के और उससे एक तरह से चेतावनी लेकर के, और क्या ये पोइम लिखी गई है? क्या इस पोइम का थीम का जो वजह है वो वर्ल्ड वार का रिजल्ट है, वर्ल्ड वार वन का रिजल्ट था क्या? जो इसका थीम रखा है पोइट ने, वो हमको बता। तो यहाँ पे देखिए हम आंसर स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वार वन वाज फॉट बिटवीन 1914 टू 18। हमने बताया कि 1914 से 18 के बीच में वर्ल्ड वार हुआ था। द पोएम वाज पब्लिश्ड 2 years आफ्टर द वॉर, और 2 साल बाद में ये पोएम लिखी गई, पब्लिश की गई। देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट द वॉर मे हैव इम्पैक्टेड। बिल्कुल सच है ये पॉसिबिलिटी है, पूरी पूरी संभावना है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, जो अमेरिकन पोइट हैं, उन्होंने इस वॉर से ही सीख करके, इस वॉर के जो जितना डेंजर हुआ था उसके रिजल्ट को देख करके, और ही हो सकता है इस पोइम का थीम लिखा हो, इस पोइम का मैसेज, इस पोइम के थ्रू मैसेज दुनिया को वो देना चाहता हो। तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी हम ये कह रहे हैं। भाई गारंटी तो हम नहीं ले सकते, लेकिन हम पूरी पूरी तरह से अपनी तरफ से सहमति दे रहे हैं कि यस, हो सकता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रिजल्ट जो था वर्ल्ड वॉर का, उससे ही प्रभावित होकर के वो ये पोएम लिखी हो, और उसका थीम भी उसी के प्रभाव की वजह से हो। द डिस्ट्रक्शन एंड वायलेंस एंड रेज सीन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, बहुत ज्यादा डेंजरस था ये वर्ल्ड वॉर, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखा गया था, वायलेंस देखा गया था इस वॉर में। द पोइम Fire and Ice with the two different scenario represented by the elements of Fire and poem's title. Fire और Ice दो अलग अलग इसके जो टर्म्स हैं, वो दो अलग अलग तरह के सिंबल्स हैं, वो इसमें यूज किए गए हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मस्ट हैव सीन द डिस्ट्रक्शन, ये पूरी पूरी संभावना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पूरा जो ये खतरा था, पूरा डिस्ट्रक्शन जो नुकसान हुआ था, वायलेंस जो हुआ था वर्ल्ड वॉर में, उसको महसूस किया हो। That was outcome of the uncontrolled rage and people thus believes fire to be the world ender। और उसने प्रभावित होकर के ये महसूस किया हो कि ये जो फायर है, फायर जो डिजायर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये दुनिया को एंड करने के का पूरा बड़ा, सबसे बड़ा कारण है। इसने इसीलिए ये फायर को माना होगा। और इस पोएम में लिखा है कि जो फायर जो डिजायर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये सही में दुनिया को नष्ट करने का पूरा बड़ा से बड़ा, सबसे बड़ा कारण यही है। Ironically, he also adds that ice representing the hate would also be great to bring the end of the world। Ironically, यहाँ पे ironically जो वर्ड मैंने यूज किया है वो इसलिए किया है कि देखिए यहाँ पे पॉइंट ये बोल रहे हैं कि अगर दुनिया को नष्ट होना पड़ा दोबारा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब कोई चीज एक बार नष्ट हो चुकी है तो दोबारा नष्ट कैसे होगी? लेकिन उनका कहने का यह है कि अगर ये दुनिया को पहला जो कारण होगा नष्ट होने का, वो तो रहेगा फायर, यानी डिजायर। लेकिन अगर दोबारा इसको एंड होना पड़ा, इसलिए हमने आयरनिकली, तो आइस जो होगा ना, आइस इसका पूरा सेकंड रीजन होगा इसके नष्ट होने का। आइस जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेट्रेड को, नफरत को। Poet uses his own experience of worldly life and its mundane truth to add second stanza। और जो सेकंड जो रीजन बता रहा है ना, आइस यानी नफरत, जो हेट्रेड, वो उसका एक्सपीरियंस है खुद की जीने का, लाइफ में जो उसने सीखा है, दुनिया में देखा है, उसने महसूस किया है अपने जीवन में कि दुनिया में भैया नफरत भी बहुत बढ़ रही है, हेट्रेड भी बहुत बढ़ रही है। इसलिए वो बोल रहा है कि अगर सेकंड बार इसको नष्ट होना पड़ा अर्थ को, तो दुनिया को, वर्ल्ड को दोबारा सेकंड टाइम नष्ट होना पड़ा, तो दूसरा जो कारण होगा वो होगा नफरत, हेट्रेड, आइस। इफेक्ट ऑफ आइस, हेट्रेड एंड इंडिफरेंस इन द हार्ट ऑफ पीपल। वो ये बोल रहा है कि भैया ये सबसे बड़ा कारण होगा सेकंड रीजन। तो आपने देखा, हमने यहाँ पे बताया था कि क्या ये सच है, तो हमने स्टार्टिंग में बता दिया सच है कि वो वर्ल्ड वार से प्रभावित होकर के, उसके रिजल्ट, उसके नुकसान, उसका डिस्ट्रक्शन को प्रभावित होकर के उसने ये पोएम लिखी होगी। और इसका जो थीम है वो भी शायद इसीलिए, ताकि वो दुनिया को चेतावनी दे सके कि भैया अब तो जागो, एक वर्ल्ड वॉर आपने देख लिया है, इसके नुकसान देख लिया है, अब तो कम से कम सीखो, अब तो ये जो डिजायर है आपकी, इसको कंट्रोल करो, आपकी नफरत को कंट्रोल करो।
तो ये चेतावनी, ये मैसेज वो देना चाह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट, टुडेज वर्ल्ड इज कॉन्फ्लिक्ट रीडर। आज की जो दुनिया है ना, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। पीपल फाइट ओवर वेरियस इश्यूज। दुनिया जो लड़ रही है, आपस में लड़ रही है। एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से लड़ रही है, एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ रहा है। वो अलग अलग इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज है। देयर इज नो पीस इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं शांति नहीं है। तो अब आपसे जो पूछा जा क्या रहा है, एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब करो इस बात को। और रेफरेंस किसका लेना है? फारेनहाइट का लेना है। तो हम देखें इसको लिखते हैं। आंसर किस तरह से लिखेंगे? फर्स्ट पैराग्राफ में हमको क्या लिखना चाहिए वो देखिए। इन टूडेज वर्ल्ड हेट्रेड इज ए मेजर प्रॉब्लम। हम बिल्कुल सहमत कर रहे हैं कि यस, इस दुनिया में आज के समय में नफरत बहुत बड़ी समस्या है। ब्रदर डिस्पाइज हिज ब्रदर। एक भाई दूसरे भाई को धोखा दे रहा है। नेवर डिस्पाइज हिज नेबर। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को धोखा दे रहा है। Nobody wants to put up with and forgive anyone else. कोई भी इंसान किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना चाह रहा। दूसरे से अगर गलती से गलती हो गई है तो उसके माफ नहीं करना चाह रहा है। वी लिव इन ए टेरिबली डिवाइडेड वर्ल्ड। हम जो पूरी दुनिया है ना, वो डिवाइडेड वर्ल्ड में, यानी अलग अलग तरह की दुनिया में जी रहे हैं। हम कोई मिल करके नहीं रहना चाह रहे हैं एज ए रिजल्ट ऑफ द हॉस्टिलिटी। और ये किसका है? हमारे दुर्व्यवहार का, हमारा जो गलत बिहेवियर है ना, इंटेंशन जो हमारी है एक दूसरे के साथ में रहने की, वो गलत है, उसी का रिजल्ट है ये। Nothing will be left untouched if hatred continues to control our lives and globe. अगर इसी तरह से नफरत बढ़ती रही और हमको कंट्रोल करती रही, नफरत हमारे जीवन को कंट्रोल करती रही, तो भैया कुछ नहीं बचेगा इस दुनिया में। कुछ नहीं बचेगा, हर चीज नष्ट हो जाएगी। ऑल ऑफ आवर अकम्प्लिशमेंट विल बी लॉस्ट। जो कुछ हमने कमाया है ना, जो अचीव किया है इस ह्यूमन ने इतनी लंबी जर्नी में, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। एंड प्लैनेट विल एंड। और ये पूरी अर्थ, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वी मस्ट डेवलप द कैपेसिटी टू फॉरगिव। हमको हमारे अंदर जो एक अच्छा गुण हमारे अंदर डेवलप करना होगा कि दूसरे को माफ कर देना, जो हुआ है उसको भूल जाना। ये हमारे हमारे अंदर हमको बनाना पड़ेगा। एंड फॉरगेट इफ वी आर टू सेव द अर्थ। अगर हम इस दुनिया को बचाना चाहते हैं तो फॉर दिस वी नीड ए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ लव एंड कंपैशन। और इसके लिए हमें प्यार को बढ़ाना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए प्यार को बढ़ाना है, एज वेल एज एबिलिटी टू पुट अप। और एक हमारे अंदर माफ कर देने की, किसी जो इश्यू है छोड़ दे, भूल जाने की, कि जो हुआ ठीक हुआ है, आगे हम अच्छा करेंगे। ये जो हमारे अंदर गुण है ना, इसको हमें सीखना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, प्यार बढ़ाना पड़ेगा। एंड विद वन अनदर डिफरेंसेस एंड लर्न टू गेट अलोंग। एक दूसरे में जो भेदभाव जो हमारे वो हो जाते हैं ना, हम एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं, जो दूरियां बढ़ जाती हैं रिश्तों में, उन सबको हमें भूलना पड़ेगा और आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा। एक दूसरे को माफ करना सीखना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो हमको ये मैसेज दे रहे हैं इन क्वेश्चन का। तो देखा स्टूडेंट्स, ये जो 5 क्वेश्चंस है ना, ये पूरा थीम बेस्ड क्वेश्चंस है, जो घुमा फिरा करके या पोएटिक डिवाइसेस और थीम बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो ये मैंने आपको दिए। दीज क्वेश्चंस आर मोर देन एनफ। इन क्वेश्चंस के साथ मैं आपको जो मैंने पॉइंट आपको एक्सप्लेन करी है, वो आप दोबारा से सुन लेना जब कभी आपका एग्जाम आएगा। एग्जाम से जस्ट पहले ये एक बार उसको फिर रिवाइज कर लेना, उस वाली वीडियो को, और एक बार ये 5 क्वेश्चंस। मोर देन सफिशिएंट है माय डियर स्टूडेंट्स, मोर देन सफिशिएंट। अब सबसे बड़ा जो पॉइंट है, वो मैंने अभी अभी आपको बोला, जो रहस्य है फुल मार्क्स लाने का, वो क्या है? वो है कि हमारा जो आंसर लिखने का तरीका, किस तरह से हमें सही आंसर लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर बच्चा मेहनत करता है, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे अच्छे नंबर लाने के लिए, और वो उनको सारे आंसर पता भी होता है, जो मेहनती बच्चे होते हैं, और वो लिख भी देते हैं।
लेकिन डियर स्टूडेंट्स, लिखने का तरीका वो पूरी तरह से सही नहीं लिख पाते। उस वजह से जो इवेलुएटर्स होते हैं, जो जैसे मैं भी हर बहुत सालों से लगातार इवेल्युएशन करने में जाता हूं बोर्ड में, तो हम जो इवेलुएटर्स होते हैं, हमारे पास में जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो लिटरेचर सब्जेक्ट है, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इसके आंसर्स को चेक करने के लिए हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं आंसर को चेक कर। वो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली हम चेक करते हैं कि सारे पैरामीटर्स पे आंसर खरा उतरना चाहिए, तब जाके फुल मार्क्स दिए जाते हैं। सिर्फ कंटेंट ही कंटेंट बेस पे नहीं, फॉर्मेट सही होना चाहिए, कोहेरेंस सही होना चाहिए, आपका ग्रामेटिकल जो एरर्स है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना, वर्ड लिमिट्स आपकी सही होनी चाहिए, आंसर जो है वो रिलेटेड टू क्वेश्चंस ही रहना चाहिए। तो ये पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग तो सही तरीका क्या है, अगर जो क्वेश्चन है ना उसमें अगर 2 पार्ट दे रखे हैं, जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, उसमें अगर 2 पार्ट या 3 पार्ट का क्वेश्चन दे रखा है, तो उन पार्ट्स के अकॉर्डिंगली आंसर लिखो। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट आंसर पहले उसका आंसर लिखो पहले पैराग्राफ में, फिर दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का उसका आंसर लिखो, लेकिन उसको सेपरेट अलग पैराग्राफ बनाओ। अगर 3 पार्ट है तो तीसरा पैराग्राफ। तो ये पहला तरीका तो ये हो गया कि हर पार्ट का आंसर आप पैराग्राफ में देंगे। दूसरा, जो क्वेश्चन के पूछने की जो लैंग्वेज है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपके आंसर की लैंग्वेज होना चाहिए। फिर टू द पॉइंट, स्टार्टिंग वैसे ही हो जैसे क्वेश्चन ने पूछा है, वैसे वहीं से आंसर का लाइन स्टार्ट करो आप, है ना। तीसरा, आपका जो आंसर्स हैं उसके जो सेंटेंसेस छोटे लिखना है। जितने छोटे आंसर सेंटेंस लिखोगे आंसर में, उतनी ही ग्रामेटिकल मिस्टेक कम होगी। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर कम होगी तो अगर इवेलुएटर कम है तो उसको इग्नोर भी कर सकता है। आगे आता है फिर आपका कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब है जो एक तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि फर्स्ट पार्ट का आंसर फर्स्ट, सेकंड पार्ट का आंसर सेकंड, और जो लाइनें आप लिखते हो ना, स्टोरी आपको पता ही है, पूरे लेसन हो या पोइम हो, पूरी स्टोरी पता है, सीक्वेंस आपको पता है, तो सीक्वेंस में ही आंसर लिखना है आपको वो लाइनें। ये नहीं जो चीज बाद में हुई है उसको पहले लिख दो और जो चीज पहले हुई है उसको बाद में लिख दो, वो नहीं करना। सीक्वेंशियल लिखना है, दैट इज कोहेरेंस, है ना। ये इस तरह से आपको सही आंसर अगर लिखेंगे, आप सही मेथड यूज करेंगे, तो कोई चांस नहीं है कि कोई मार्क्स आपके डिडक्ट कर दे। कोई नहीं चाहता डियर स्टूडेंट्स, कोई इवेलुएटर नहीं चाहता बच्चों के मार्क्स को डिडक्ट करना। वो जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन सही पैरामीटर्स में आंसर आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारी आज की। अब मैं फिर दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आगे जो फर्दर जितनी भी लेसन्स हैं, पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनके लिए आपको पता चले कि जैसे ही मैं अपलोड करूं वीडियो, वैसे ही आपको पता चल जाए तुरंत, और उसको आप पढ़ लें और सुन लें। तो उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जरूर आपको समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा भी लगा होगा तो लाइक भी किया करो, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, क्योंकि तभी तो आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो जिन्होंने नहीं किया, जो आज ही ज्वाइन करें, तुरंत सब्सक्राइब करें, और इस प्रॉमिस के साथ कि अगला वीडियो अगले टॉपिक का बहुत जल्द अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।